Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss a very important topic, that is synapse. Synapse बुनियादी तौर पे हम उस पूरे कम्प्लेक्स को कह रहे हैं कि जिसमें कोई फिजिकल कनेक्शन तो मौजूद नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी के अंदर तेज तरीन इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे और दूसरे से तीसरे अल्टीमेटली इफेक्टर्स तक पहुंच जाती हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म किस तरह से चल रहा है, डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज साइनैप्स। साइनैप्स असल में क्या है कि एक ऐसा जंक्शन है जिसके अंदर कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी मौजूद नहीं है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद आपके एक्शन पोटेंशियल्स या आपके इंपल्सेस जो जनरेट हो चुके हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल करके चले जाते हैं। ऑलराइट, तो उस कंप्लीट जंक्शन को या उस सेट को या उस कम्प्लेक्स को हमने नाम दे दिया हुआ है साइनैप्स। ऑलराइट, साइनैप्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें स्टूडेंट्स तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? Consecutive neurons are so arranged that the axon ending of one neuron are connected to the dendrites of the next neuron. There is no cytoplasmic connection between two neurons and microscopic gaps are left between them. Each of these contact point is known as synapse. All right, ये डेफिनेशन है आपकी किताब की। अब यहाँ पे एक चीज तो मैं वाजे करता चलूं कि अगर एक तरफ से एक्सॉन एंडिंग्स शामिल की जा रही हैं साइनैप्स के अंदर, तो दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा डेंड्रॉन एंडिंग्स भी हो सकती हैं, सेल बॉडीज भी हो सकती हैं, और यह भी मुमकिन है कि कोई ग्लैंडुलर टिश्यू या कोई मस्कुलर टिश्यू मौजूद हो जहां पे मोटर न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग्स आके कनेक्ट हो रही हैं और फिर वो अपने एक्शन पोटेंशियल को आगे भेज देती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स पैदा किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ ही एक और ऑथेंटिक डेफिनेशन यहां पे मैंने ऐड किया आपके लिए, इसको भी समझ लें। Anatomically specialized junction between two neurons where one neuron alters the chemical and electrical activity of other neuron. अब ये चीज स्टूडेंट्स आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली समझा सकती है कि साइनैप्स के अंदर बुनियादी तौर पे पिछले न्यूरॉन से एक इलेक्ट्रिकल मैसेज आ रहा था, फिर उसको कन्वर्ट किया गया इनटू अ केमिकल मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में। फिर जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स अगले न्यूरॉन की सेल बॉडी के ऊपर या डेंड्रॉन एंडिंग्स के ऊपर जाके लैंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर, तो वहां पे फिर वो स्टिमुलस कॉज कर देते हैं, और वो स्टिमुलस कॉज होते ही साथ ही फिर एक्शन पोटेंशियल दोबारा से इलेक्ट्रिकल मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसको हम आसान फ्लो में समझना चाहें तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल, या अगर हम डायरेक्टली इफेक्टर्स तक पहुंच चुके हैं तो किसी ना किसी सिक्रीशन की शक्ल में या किसी ना किसी रिस्पॉन्स या फिजिकल एक्टिविटी की शक्ल में हमें ये नजर आ सकते हैं। तो ये वाले जो मैसेजेस का फ्लो चल रहा है इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज द साइनैप्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस साइनैप्स को दो बड़े ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि बुनियादी तौर पे इनकी कम्युनिकेशन केमिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। हमारी किताब में स्टूडेंट्स जो एक्सप्लेनेशन शामिल है दैट इज द केमिकल कम्युनिकेशन, और उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं या जो आप याद रखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी मैंने यहां पे एनलिस्ट कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, यहां पे एक एमसीक्यू स्टेटमेंट सबसे पहले ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है आपको, और ये क्या है कि अगर कोई एक न्यूरॉन जो कि रिसीव कर रहा है इंपल्सेस को, तो जरूरी नहीं कि वो किसी एक ही दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनैप्स बना के बैठा हुआ है। किसी एक पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के साथ बहुत सारे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन्स के जंक्शंस बन सकते हैं, इवन के हजारों की तादाद तक। बाज़-औक़ात ये देखा गया है कि एक्सॉन एंडिंग्स किसी एक डेंड्रॉन एंडिंग वाले या किसी एक पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन की सोमा के साथ या उसकी सेल बॉडी के साथ कनेक्शन बना के बैठे होते हैं। तो आगाज आपने इन कंपोनेंट्स का जो करना है वो कहां से करेंगे, यही बात अपने ज़हन में रखिएगा कि एक न्यूरॉन तो इंपल्स लेके आ रहा था, लेकिन आगे रिसीव करने वाला कौन सा है, और इसके अंदर वन बाय वन जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं इनको भी याद रखिएगा। कंपोनेंट्स में स्टूडेंट्स आप शामिल करेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, यानी कि वो न्यूरॉन जो साइनैप्स से उस माइक्रोस्कोपिक गैप से पीछे है, जिसके अंदर मोस्टली हम किसको शामिल करते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स को। ऑलराइट, साइनैप्टिक नोब्स मौजूद हो सकते हैं, यानी कि वो एक्सॉन एंडिंग जो एंड से उभरी हुई नजर आ रही है आपको, इसको हम साइनैप्टिक नोब भी कहते हैं, इसी को हम टर्मिनल नोब भी कहते हैं, इसी को हम बटन्स के नाम से भी याद रख सकते हैं, और इसी को हम एंड फीट का नाम भी दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इसको, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये है क्या,
वो एक्सॉन एंडिंग जिसने अब मैसेज कन्वे करना है और मैसेज कन्वे करने के दौरान उसके अंदर स्वोलन स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नोब। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगली चीज जो आप शामिल करेंगे दैट इज साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल्स वो न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई झिल्ली वाली साख्तें जो कि साइनेप्टिक नोब्स के अंदर आपको नजर आ रही हैं अलोंग विद सम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिंथेसाइज करवाया जा सके और फिर इनको रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को वो भी ये प्रोवाइड यहां पे करेंगे। ऑलराइट, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि आखिरकार वो आखिरी लेयर जो कि खाली जगह शुरू होने से पहले आ रही है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऑलराइट, यानी कि एक्सॉन एंडिंग की आखिरी झिल्ली जो है ये हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का काम करेगी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो खाली गैप नजर आता है इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट अगर आपको याद हो तो खाली जगह। ऑलराइट, अब जो खाली जगह यहां पे नजर आ रही है बुनियादी तौर पे पिछले न्यूरॉन और अगले न्यूरॉन के दरमियान जो छोटी सी स्पेस अवेलेबल होगी उसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसका जो डिस्टेंस नोट किया गया है इट कैन बी 200 to 300 एंगस्ट्रॉम्स, इतना इसके दरमियान में डिस्टेंस मौजूद हो सकता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगली मेम्ब्रेन यानी कि जिसने अब बाद में न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करना है उसको हम कहते हैं दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में जो झिल्ली आ रही है ये कोई डेंड्रॉन एंडिंग की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल बॉडी की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, या सिंपली आपके स्केलेटल या स्मूथ मसल्स वगैरह की मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं। तो इनको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। इनके ऊपर मौजूद हैं स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। अब ये बात याद रखिएगा कि इन रिसेप्टर्स को हम अपने सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं किसी ना किसी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। ये बुनियादी तौर पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने अंदर अटैच करते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स और उसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कुछ आयनिक चैनल्स को ओपन किया जाता है जिसकी वजह से पोटेशियम या मोस्टली सोडियम या इसी तरह मैग्नीशियम वगैरह या कोई और आयन भी मूव करके अंदर चला जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हैं वो कंपोनेंट्स जो आप याद रखेंगे साइनेप्स के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। फिर उसके बाद मैकेनिज्म कि ये सारा का सारा काम बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के मुकम्मल कैसे किया जा रहा है। और फिर दूसरे नंबर पे हम ये भी पढ़ के आ चुके हुए हैं कि इंपल्स की स्पीड अगर रिकॉर्ड की जाती है, चेक की जाती है, तो हमें पता चलता है कि वो तो 100 से 120 मीटर्स पर सेकंड तक भी जा सकती है। तो इतनी तेज पलक झपकने में जो इंपल्स कंडक्ट की जा रही है उसका मैकेनिज्म क्या है इसको भी समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म के मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपको याद रखने में भी बाद में आसानी हो सके। द फर्स्ट पॉइंट इज अ स्टिमुलस और द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द साइनेप्टिक नोब। अब देखें, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी ने कोई इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से रिसीव की और रिसीव करने के बाद उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया और फिर उस मैसेज को आगे कंडक्ट कर दिया टुवर्ड्स इट्स एक्सॉन एंडिंग्स। ऑलराइट, एक्सॉन एंडिंग्स पे पहुंचते पहुंचते अब इस मैसेज को क्या किया जाएगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइजेस। यहां पे डीपोलराइजेशन का अमल किया जाएगा जिसमें आपको याद होना चाहिए द आउटर साइड रिमेन्स पॉजिटिव एंड द इनर साइड रिमेन्स नेगेटिव। ऑलराइट, कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन एंड द कैल्शियम आयंस मूव्स इन। ये वो वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि बुनियादी तौर पे साइनेप्टिक वेसिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। कैल्शियम आयंस के जो चैनल्स हैं उनको फौरन ओपन किया जाएगा और कैल्शियम आयंस फौरी तौर पे स्पीड के साथ अंदर आना शुरू हो जाएंगे। यह भी कहा जाता है कि जितनी स्पीड में और जितनी मिकदार में कैल्शियम आयंस अंदर की जानिब को मूव करके आएंगे उतनी ही स्पीड में और उतनी ही मिकदार में न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल्स। ऑलराइट, synaptic vesicles attach to the presynaptic membrane and release neurotransmitter। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाएगा तो वो कहां पे चला जाएगा, ओपन स्पेस में, और उस ओपन स्पेस का नाम था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ऑलराइट, अब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स गए हैं यह भी मुमकिन है कि एक ही तरह के हों, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि एक से ज्यादा इकसाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर दिया जाए या डिफरेंट इंपल्सेस जो हैं वो कंसेक्टिवली चलती हुई आ रही हों। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है यहां पे
कि जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाएंगे, फौरी तौर पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद खास किस्म की रिसेप्टर साइट्स फौरी तौर पे अपना अपना न्यूरोट्रांसमीटर अपने साथ अटैच कर लेते हैं। इसकी वजह से फौरन हमें एक चेंज नजर आता है, और वो चेंज क्या होता है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड कैटायन चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ये चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम आयन स्पीड के साथ अंदर की जानिब मूव करके जाएंगे। सोडियम आयंस के स्पीड के साथ अंदर मूव करके जाने की वजह से वो वाली स्टेट आ जाएगी जो अब इस केमिकल मैसेज को दोबारा से इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट करने वाली है, और उसको हम कहते हैं दैट इज द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि अब मेम्ब्रेन को दोबारा से पोलराइज कर दिया जाएगा सोडियम आयंस के इनवर्ड मूवमेंट की वजह से। नाउ द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द आउटर साइड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, और साथ ही एक्शन पोटेंशियल आगे कंडक्ट कर दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम एसिटाइलकोलिन की बात करें तो एसिटाइलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके नर्वस सिस्टम के बाहर, यानी कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर या सोमैटिक बॉडी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स जैसे ही इसको बाइंड करते हैं फौरी तौर पे चैनल्स को ओपन कर दिया जाएगा परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उन्हीं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड एंजाइम प्रोटीन्स भी पड़े हुए हैं, जिनको अगर एसिटाइलकोलिन के लिहाज से हम स्टडी करें तो इनको हम कहेंगे एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस। अब ये वाले एंजाइम्स फौरी तौर पे आके उस न्यूरोट्रांसमीटर को स्प्लिट कर देते हैं और उसका एक्शन जायल हो जाता है। अब यहां पे आके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरेट होता है कि बाज़ औक़ात अगर एक अकेला एक्शन पोटेंशियल या अकेली इंपल्स आ रही है तो वो जैसे ही डिसॉल्व होगी उसका असर खत्म कर दिया जाएगा। इस वजह से किसी भी इंपल्स की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बार बार मैसेजेस को भेजना पड़ता है, या ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा थ्रेशोल्ड के साथ डिफरेंट रूट से एक ही मैसेज को कन्वे करना होता है, ताकि उसकी इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड किया जा सके और फौरन उसका रिस्पॉन्स पैदा करवाया जा सके। तो ये बात याद रखिएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से बाज़ औक़ात अकेली इंपल्स जो है वो कोई खातिर खा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा पाती, तो उसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट भी हो जाता है कि इंपल्स आई तो सही लेकिन अगले पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं हुआ। और अगर दूसरे केस में जब इफेक्ट पैदा हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्साइटेटरी इफेक्ट इसने दिया है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फौरन एक्शन पोटेंशियल को फौरी तौर पे जनरेट करवा के और उसे आगे कन्वे करना शुरू कर देती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so the specific neurotransmitter molecules bind to specific receptor sites on postsynaptic membrane. Action potential is triggered by increasing permeability for certain ions, for example sodium ions. Sodium ions move into postsynaptic membrane and polarize it. अब ये सारा का सारा काम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल टू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल वाला मुकम्मल हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक न्यूरॉन से मैसेज को जनरेट करवाया और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा दिया, तो आपने साइनेप्स वाला सारे का सारा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर लिया। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। जी, न्यूरोट्रांसमीटर वो खास किस्म के केमिकल्स जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज किए जाते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर उनमें मौजूद मैसेज को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप डेफिनेशन किस तरह से याद रखेंगे? द केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड एट एक्सॉन एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन एट साइनेप्स। फिर उसके बाद जो एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने इसके लिए याद रखनी है, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए, many neurotransmitters are known, almost 40 types have been discovered so far. Acetylcholine, adrenaline जिसे हम नेफ्रीन, एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रीन या नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, गाबा, ग्लाइसिन, और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट अगेन, द एसिटाइलकोलिन इज मेन ट्रांसमीटर फॉर सिनेप्सेस दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक सवाल मैं आपको देना चाहूंगा, आपने इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में से एक न्यूरोट्रांसमीटर की सिग्निफिकेंस सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है कि इस पूरी लिस्ट में से एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है कि अगर वो रिलीज होता है तो उसकी वजह से आपका आईक्यू भी इंक्रीज होता है। जैसे ही आप कोई पजल सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको, जैसे ही आप कोई पजल सॉल्व कर लेते हैं, कोई पहेली बूझ लेते हैं या कोई और किसी किस्म की सक्सेसफुल कैलकुलेशन कर लेते हैं,
तो एक खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर आपके दिमाग में रिलीज होता है जो आपको एक तो वो खुशी वाली फीलिंग दे रहा होता है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, और उसके साथ ही साथ इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग और डेवलपिंग बेटर आईक्यूज इन द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, इसको सर्च आउट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।